हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक था राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय इस नाम से चैप्टर है अपनी बुक में, और उसमें मैंने आपको जो कल है वो राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसकी जो परिभाषाएं हैं और इसकी जो आधुनिक परिभाषा है ये बताई थी। राष्ट्रीय आय को गणना कैसे करते हैं ये बताया था। हालांकि राष्ट्रीय आय की गणना की जो कल ये रीतियाँ बताई थी, आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि, 3 तरीके हैं। इन तीनों रीतियों का एक अलग से चैप्टर है राष्ट्रीय आय का मापन नाम से, समष्टि अर्थशास्त्र का 3रा चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं, दूसरा चैप्टर चल रहा है समष्टि का, जिसमें राष्ट्रीय आय है, उसकी अवधारणाएं हैं मोस्ट, और आर्थिक कल्याण का टॉपिक है। बाकी ये जो मैंने आपको कल बताया था कि ये वापस याद रखने वाली चीज़ें हैं कि राष्ट्रीय आय कितनी होती है, जितने रुपये का एक देश में उत्पादन होता है वो राष्ट्रीय आय होती है। अब 3 तरीके हैं। उत्पादन है, उसके मूल्य को माप लो, कितने रुपए का माल बना एक साल में, या फिर समस्त नागरिकों की आय जोड़ दो, या फिर समस्त नागरिकों का व्यय जोड़ दो। तीनों एक ही कंसेप्ट आएंगे, बस उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, वो कुछ प्लस करनी और कुछ माइनस करनी होती है। बाकी 3 तरीके हैं इसको ज्ञात करने के। कल अपने अवधारणाएं पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहली अवधारणा मैंने आपको बताई थी जीडीपी। क्या बताई थी? जीडीपी। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद। हाँ, अब देखिए, जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जीडीपी होती क्या है? एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल उत्पादन होता है उसका मौद्रिक योग जीडीपी है। यानी इसमें विदेशों वाली आय है, एनएफआई वो शामिल नहीं होती है अपने देश की भौगोलिक सीमाओं में। अब उत्पादन करने वाला चाहे विदेशी फर्म हो चाहे अपने देश की फर्म हो, है ना, भौगोलिक सीमाओं के भीतर वाला उत्पादन। आपको कल एक चीज़ और बताई थी कि जीडीपी की गणना 2 आधारों पर करते हैं। एक तो है मार्केट प्राइस, एक है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इन दोनों का फ़र्क समझने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए इससे पहले वाला चैप्टर है वो आपको अच्छे से पता होना ज़रूरी है। तो मार्केट प्राइस में एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, निवल अप्रत्यक्ष कर, निवल मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर मार्केट प्राइस में शामिल होते हैं और फैक्टर कॉस्ट में शामिल नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखिए। कल फिर एक बताया था जीडीपी का फॉर्मूला। तो मैंने आपको कहा था कि जो उत्पादन की गणना करनी है कि कितने रुपए का उत्पादन हुआ है, तो इसके लिए अर्थव्यवस्था में जो व्यय होता है एक वर्ष में, उस व्यय की गणना कर ली जाए। जितने रुपये का व्यय होगा उतना ही रुपये का उत्पादन होगा। और व्यय की गणना करने के लिए अपन ने जो व्यय की मदें हैं इनको जोड़ा था। एक तो है उपभोग व्यय, सी से प्रेजेंट करते हैं, निवेश व्यय आई से प्रेजेंट करते हैं, सरकारी व्यय, सरकार जो योजनाओं वगैरह पर खर्च करती है, जी से प्रेजेंट करते हैं, और शुद्ध निर्यात व्यय, तो निर्यात में से आयात घटा करके उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये है जीडीपी का फॉर्मूला। ठीक है, जो कल आपने बताया था। जीडीपी के बाद में जो सेकंड कंसेप्ट है वो है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ज़रा ध्यान दें, इसमें और इसमें सिर्फ एक अक्षर का फ़र्क है। कौन से का? इसके बीच में डी आता है और इसके बीच में एन आता है। ध्यान दें, डोमेस्टिक, नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल में फ़र्क है इस चीज़ का। किसका? एनएफआईए का। डोमेस्टिक और नेशनल में, डोमेस्टिक में एनएफआईए शामिल नहीं होती है, नेशनल में शामिल होती है।
जीडीपी से अपन को जीएनपी की गणना करने हेतु जीडीपी में ये चीज़ जोड़ देंगे, क्या, एनएफआईए, तो क्या बन जाएगी, जीएनपी बन जाएगी। आप मतलब ये जो 3 अक्षरों के ये इनके नाम हैं, तो आप हर एक अक्षर का मतलब देखना। शुरुआत में जी आता है, उसका मतलब होता है ग्रोस, ग्रोस का मतलब शकल। और शुरुआत में अगर एन आए, क्या है, एन, एन का मतलब होता है नेट, नेट मतलब शुद्ध। तो शुरुआत में या तो जी आएगा या फिर एन आएगा। ग्रोस और जी और एन में फ़र्क किस चीज़ का होगा, मतलब शकल और शुद्ध। जी का मतलब कुल और एन का मतलब शुद्ध, तो दोनों में फ़र्क किस चीज़ का आएगा, डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन इसमें शामिल होता है, और जो एन वाली अवधारणा आएगी नेट वाली, उसमें शामिल नहीं होता है, वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, अभी अपने स्टार्ट नहीं किए नेट वाली, अभी फ़िलहाल ग्रोस वाली देख रहे हैं दोनों। तो ग्रोस वाली जो डोमेस्टिक वाली, ये जो तो जीडीपी है, और एक है नेशनल प्रोडक्शन, तो दोनों में इसमें फ़र्क आएगा एनएफआईए का। और बाकी सेम कंसेप्ट होगा, ये भी मार्केट प्राइस पर आ सकती है और फैक्टर कॉस्ट पर भी आ सकती है, ठीक है। अब थर्ड जो कंसेप्ट है वो है एनएनपी। इस जीएनपी और इसमें देखो सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, इसमें शुरुआत में जी है और इसमें क्या है, एन है। मीनिंग पूरा होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, या प्रोडक्शन भी कर सकते हो, नेट नेशनल प्रोडक्शन। हिंदी में बोलते हैं नेट का मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, इसका मतलब होता है ग्रोस, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। सकल राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, सिर्फ इस एक का फ़र्क है, यहाँ ग्रोस है और यहाँ पर क्या है, नेट है, शुद्ध। दोनों में फ़र्क होता है डेप्रीसिएशन का। शुद्ध में यानी निवल में कभी भी डेप्रीसिएशन शामिल नहीं होता है, जबकि इसमें शामिल होता है। तो अगर अपने को इस में से इससे अगर इसकी गणना करनी हो, किसकी, एनएनपी की, तो क्या करेंगे, जीएनपी में से डेप्रीसिएशन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, यानी एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन, ओके। परंतु हो सकता है कि अगर आपको इससे गणना करनी पड़े, देखो हर अवधारणा जो बता रहा हूँ वो मार्केट प्राइस पर भी होगी, फैक्टर कॉस्ट पर भी होगी। सो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पर कोई सी भी अवधारणा हो सकती है। अब मैं बता रहा हूँ कि एनएनपी की गणना करनी पड़ जाए आपको जीडीपी में से, तो अब देखो एनएनपी बराबर जीडीपी, जीडीपी में से क्या जोड़ना क्या घटाना है, एनएनपी निवल राष्ट्रीय उत्पाद। परिभाषा कैसे दोगे, एक देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का निवल मौद्रिक योग, शुद्ध मौद्रिक योग, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी शामिल होती है। ध्यान दें, एनएनपी की गणना करी है तो अपने जीएनपी से क्या, इन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का आया, डेप्रीसिएशन का फ़र्क आया, है ना। तो अपने इसकी परिभाषा लिखेंगे तो अपने बोलेंगे कि एक देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मौद्रिक। अब अंतिम वस्तुएं ध्यान रखें, मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में बता चुका हूँ मैं, अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। जब अपने राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं ना, तो हमेशा अंतिम वस्तुओं को ही शामिल करते हैं, कभी भी मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करने पर वस्तुओं की गणना 2 बार हो जाती है, 3 बार हो जाती है। जैसे गेहूं को भी गिन लिया, ब्रेड को भी गिन लिया, बिस्किट को भी गिन लिया, तो ब्रेड और बिस्किट में जो गेहूं लगा है उसकी गणना 2 बार 3 बार हो जाती है कि नहीं। इसलिए अगर आप ब्रेड और बिस्किट को गिन रहे हो तो उसमें लगने वाले गेहूं की गिनती करने की जरूरत नहीं है। सो
यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हमेशा अंतिम वस्तुओं को ही जोड़ करके राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो एक देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का कौन सा योग है? शुद्ध मौद्रिक योग, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA भी शामिल होती है। इसमें उसको क्या कहते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्शन, निवल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। परिभाषा आ गई, हर एक की परिभाषा होगी, हर एक की परिभाषा नोट्स वगैरह में मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ, हर एक की परिभाषा होगी। ठीक है। अब अभी मैं आपको बता रहा था कि इस GDP से ये निकालना हो क्या? NNP। तो NNP बराबर GDP। अब देखो अक्षरों का फर्क देखो, सबसे पहला अक्षर है G, G का मतलब है कुल, जबकि निकालना क्या है? शुद्ध, नेट। तो पहला काम G को चेंज करना किस में? N में। तो पहला काम कर दो डेप्रीसिएशन लेस कर दो। डेप्रीसिएशन लेस करते ही G क्या बन गया? N बन गया। ठीक है। दूसरा काम है ये बीच वाली जो D है डोमेस्टिक, इसको चेंज करना किस में? नेशनल में। अब डोमेस्टिक में NFIA शामिल नहीं होती है और नेशनल में NFIA शामिल होती है, तो प्लस कर देंगे क्या? NFIA। ये करते ही ये NNP आ जाएगी, ऐसा करते ही NNP की गणना हो जाएगी। तो अब देखो कल को ये भी हो सकता है कि इसकी गणना करनी हो फैक्टर कॉस्ट पर, जबकि ये दे रखी हो मार्केट प्राइस पर। तो ये दो चीज़ें तो माइनस प्लस की है। अब मार्केट प्राइस बाजार मूल्य और फैक्टर कॉस्ट साधन लागत में अंतर होता है NIT का। मार्केट प्राइस में शामिल होता है NIT, जबकि फैक्टर कॉस्ट में शामिल नहीं होता है। तो अगर मार्केट प्राइस को बदलना है फैक्टर कॉस्ट में तो क्या कर देंगे? मार्केट प्राइस वाले मीटर में से NIT घटा देंगे, तो माइनस NIT। तो अगर मार्केट प्राइस से ये फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है तो अपन ये और घटाना पड़ेगा, तब ये फैक्टर कॉस्ट में आएगा। तो ये है NNP, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है। इसके अलावा और जो अवधारणाएं हैं उनमें अपने GNP को चेंज किया है NNP में। ये सकल घरेलू उत्पाद है, ये है सकल राष्ट्रीय उत्पादन। सकल राष्ट्रीय उत्पादन को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में, अब सकल घरेलू उत्पादन को शुद्ध घरेलू उत्पादन में। तो इसमें GDP को NDP मतलब ग्रोस को नेट में बदलना है। तो अगली अवधारणा क्या है? चौथी, वो है निवल घरेलू उत्पादन। निवल मतलब शुद्ध होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यहाँ पढ़ा है अपन ने क्या? GDP, वो क्या है? NDP। फर्क किस चीज़ का आया? G और N का। इसमें G है, उसमें क्या है? N है, और कोई फर्क नहीं है। G का मतलब कुल, N का मतलब शुद्ध। तो NDP बराबर जो GDP दे रखी थी उसमें से इस G को चेंज करना N में, क्या कर दो? डेप्रिसिएशन लेस कर दो। कुल में से मूल्यह्रास घटाओ, शुद्ध आ जाएगा। बाकी GDP में से ये लेस करते क्या बन गया? NDP बन गया। कल को ये NDP की गणना करनी पड़ जाए GNP से, तो पहला काम तो G को चेंज करना है N में, तो वही सेम प्रोसेस से ऊपर वाली डेप्रिसिएशन क्या कर दो? लेस कर दो। दूसरा काम ये है बीच वाला N, इसका मतलब होता है नेशनल, इसका मतलब है डोमेस्टिक।
नेशनल में NFIA शामिल होती है, डोमेस्टिक में शामिल नहीं होती है। तो नहीं होती है तो -NFIA, ये लो GNP से अपन ऐसे नहीं बना लेंगे इसको। बाकी ये भी फैक्टर कॉस्ट पर और मार्केट प्राइस दोनों पर होती है। ठीक है, ये 4 अवधारणाएं मेन अवधारणाएं हैं और इनका आपको ज्ञान होना जरूरी है, अच्छे से ज्ञान होना जरूरी है। अब 5वीं अवधारणा एक है व्यक्तिगत आय। कौन सी आय है? व्यक्तिगत आय, जिसको अपन बोलते हैं PI, पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय मतलब पर्सनल इनकम। यह वो आय होती है जो एक देश के परिवारों को मिलने वाली, ये वो आय होती है जो एक देश के परिवारों को एक वर्ष में वास्तव में प्राप्त होती है, रियली में प्राप्त होती है परिवारों को आय, वो होती है व्यक्तिगत आय। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना करते हैं, अब ध्यान दें, राष्ट्रीय आय होती कौन सी एक्चुअल में? ये जो अपने निकाला ना, ये NNP, इस NNP में ये अवधारणा है, ये कौन सी? NNP-FC, ये ही राष्ट्रीय आय है। वास्तविक राष्ट्रीय आय ये है NNP-FC, निवल राष्ट्रीय उत्पादन साधन लागत पर, ये राष्ट्रीय आय की वास्तविक अवधारणा है। तो व्यक्तिगत आय की गणना करने के लिए क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय जो होती है वो एक देश के लोगों की एक वर्ष की अर्जित आय तो होती है, परंतु वो सारी आय परिवारों के पास नहीं जाती है। तो इस व्यक्तिगत आय में केवल उसी आय को शामिल करेंगे जो परिवारों के पास जाती है। दूसरी बात, राष्ट्रीय आय में केवल अर्जित आय, अर्जित का मतलब है काम करके कमाई गई आय, वो ही शामिल होती है। परंतु व्यक्तिगत आय है उसमें चाहे अर्जित हो या बिना अर्जित हो। जैसे आपको छात्रवृत्ति मिलती है तो आप कौन सी कमाई करते हो? कोई कमाई नहीं करते हो, मतलब ये थोड़ी कि कोई काम करके कमा रहे हो, है ना। अपने घर में कोई बुजुर्गों को पेंशन मिलती है तो आप वो कौन सा मतलब मेहनत करके करते हैं। पेंशन का मतलब कौन सी पेंशन? जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये इस विकलांगों को कोई भत्ता मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, पेंशन वगैरह मिलती है, तो ये वो आय है जो बिना काम किए हुए लोगों को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार की जो फ्री ऑफ कॉस्ट आय मिलती है उसको अपन बोलते हैं हस्तांतरण भुगतान। क्या बोलते हैं? हस्तांतरण भुगतान। इसको इकोनॉमिक्स में TR से प्रेजेंट करते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। TR बोल सकते हैं या TP भी बोल सकते हैं, ट्रांसफर पेमेंट, हस्तांतरण भुगतान, जो जनता को बिना आर्थिक क्रिया के, बिना काम किए हुए इनकम मिलती है, उसको अपन बोलते हैं हस्तांतरण भुगतान। जैसे पेंशन है, भत्ते हैं, बेरोजगारी भत्ता है, छात्रवृत्तियाँ हैं, ये सब क्या किस श्रेणी में आती हैं? हस्तांतरण भुगतान। कोई चोरी डकैती वाली आय है वो शामिल नहीं होती है। गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से दी जाने वाली जो इनकम है वो होती है इसमें हस्तांतरण भुगतान में। तो ये जो हस्तांतरण भुगतान वाली आय है वो कोई काम करके तो कमाते नहीं है, इसलिए ये जो इनकम है लोगों को मिलने वाली, ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है। परंतु अपन अगर इसकी गणना करें, किसकी? व्यक्तिगत आय, जो होती है परिवारों को मिलने वाली आय, इसमें ये शामिल होती है। तो अगर इसकी गणना करनी है राष्ट्रीय आय से, तो राष्ट्रीय आय में ये चीज़ भी जोड़नी पड़ेगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ भाग ऐसे होते हैं, कुछ राशि ऐसी होती है जो परिवारों को नहीं मिलती है, वो राष्ट्रीय आय में से घटानी पड़ेगी। तो मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जोड़नी पड़ेंगी, घटानी पड़ेंगी। तो PI की गणना करते हैं अपने किससे? NI मतलब राष्ट्रीय आय। सबसे पहले जो चीज़ घटने वाली है वो घटाते हैं।
तो सबसे पहली चीज़ है निगम कर, जिसको हम बोलते हैं सीटी। सीटी मतलब कॉरपोरेट टैक्स। अब निगम कर क्या होती हैं? ये जो कंपनियां उत्पादन करती हैं, जो भी फर्म है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो उत्पादन करती हैं, उत्पादन से उनको इनकम मिलती है और वो कमाई गई आय है, इसलिए वो राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। ठीक है। परंतु कंपनियों पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कंपनियों की कमाई पर गवर्नमेंट क्या लगाती है? टैक्स लगाती है, जिनको अपन बोलते हैं निगम कर। जो फर्में हैं उत्पादन करने वाली इकाइयाँ, उन पर सरकार जो टैक्स लगाती है उसको अपन बोलते हैं निगम कर। तो वो है तो कमाई, परंतु टैक्स चुकाने की वजह से वो सरकार के पास चला जाता है, परिवार के पास नहीं जाता है। इसलिए जब राष्ट्रीय आय में तो ये शामिल है निगम कर, परंतु परिवार के पास नहीं जा रहा है, इसलिए इसमें शामिल नहीं होगा। तो क्या कर दिया? लेस कर दिया। इसके अलावा निगम बचतें, जिसको अपन दूसरा नाम, इस निगम बचते का दूसरा नाम भी एक क्या नाम है? अवितरित लाभ। निगम बचते मतलब अवितरित लाभ। ये क्या होता है निगम बचते? सपोज कीजिए कि मेरी एक फर्म है और उस फर्म में सालाना, ईयरली बता रहा हूँ, 20 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 20 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ। उस 20 लाख रुपये में से मैं क्या करता हूँ कि 10 लाख रुपये तो मेरे परिवार पर, मेरी ज़रूरतों पर खर्च कर लेता हूँ। तो 10 लाख रुपये तो परिवारों के पास चले गए, परंतु 10 लाख रुपये मैं फर्म के फंड में, कंपनी फंड में रखता हूँ, कंपनी के लिए रखता हूँ कि कल को जैसे कंपनी में ज़रूरत पड़े, फर्म में अगर रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ पर वो पैसे काम आ जाए कंपनी फंड में। तो ये जो 10 लाख रुपये मैंने कंपनी फंड में रखे हैं, ये है निगम बचतें या अवितरित लाभ, जो हालांकि कमाई है, प्रॉफिट है तो कमाई है, परंतु परिवार के पास नहीं गई, ना तो मेरे परिवार के पास, न किसी और परिवार के पास। परिवार के पास नहीं गई तो इसको भी क्या कर दिया? लेस कर दिया। ये राष्ट्रीय आय में शामिल होती है कमाई होने की वजह से, परंतु परिवार के पास नहीं गई तो इस पीआई में शामिल नहीं होगी। ठीक है, निगम बचतें। इसके अलावा तीसरी चीज़ है जो घटाने वाली है, वो है सामाजिक सुरक्षा अंशदान, SSC। इसको तो वो निगम बचतों को अपन बोलते हैं UDP। UDP मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, UDP। SSC का मतलब हो गया सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सामाजिक सुरक्षा अंशदान। ये क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट फर्म होती हैं, लिमिटेड फर्म होती हैं, जो अपने कर्मचारियों का एक बीमा टाइप में सामाजिक सुरक्षा के रूप में जो अमाउंट है वो सैलरी में से कटौती करती हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी कर्मचारी की जो सैलरी है वो 25,000 रुपये है, परंतु उसके पास है ना वो 20,000 रुपये आते हैं। सैलरी उसकी डिक्लेयर कितनी हुई है? 25,000 रुपये, परंतु उसके पास कितने आते हैं? 20,000 रुपये। 5,000 रुपये सामाजिक सुरक्षा के रूप में, जैसे मतलब फंड वगैरह के रूप में या इंश्योरेंस टाइप में मान लो एक तरीके से, वो फर्म उसकी सैलरी में से 5,000 रुपये काटती है। उसके पास सैलरी 25,000 होने के बावजूद भी उसके पास कितने जाते हैं? 20,000 रुपये जाते हैं। ये जो राशि कट रही है वो कब मतलब दी जाती है? जैसे लास्ट में रिटायरमेंट होता है या तो तब मिल जाती है, या फिर बीच में क्या होता है कि दुर्घटना कोई घटित हो गई, एक्सपायर हो गया, तो वहाँ पर वो राशि है वो पूरी आपको इंटरेस्ट सहित, ब्याज सहित मिल जाती है। तो इसको अपन बोलते हैं सामाजिक सुरक्षा अंशदान। तो ये अपनी कमाई है परंतु परिवार के पास से नहीं आ रही है। भाई सैलरी 25,000 रुपये, परंतु कितने आ रहे हैं? 20,000 ही आ रहे हैं घर में। 5,000 रुपये इस सामाजिक सुरक्षा के रूप में कटौती हो रही है। तो ये कटौती है वो सैलरी बोली जाएगी 25,000 ही, परंतु यहाँ पर्सनल इनकम में ये कटौती है उसको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये अपने परिवार के पास फिलहाल तो नहीं आ रही है, इसलिए इसको भी क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ये 3 चीज़ें घटाई जाएंगी,
निगम कर, निगम बचते, सामाजिक सुरक्षा अंशदान। इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ें जोड़ने भी पड़ेंगी। जैसे एक तो आपको ये बताया था क्या, हस्तांतरण भुगतान, जो कि कमाई नहीं है, परंतु कमाई नहीं है तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है, परंतु लोगों की परिवारों के पास इनकम तो जा रही है ना, इसलिए इसमें शामिल पीआई में शामिल हो जाएगी। हस्तांतरण भुगतान को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसफ़र पेमेंट, टीआर, इसको अपन क्या कर दिया, ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। इसके अलावा एक चीज़ और बोलते हैं, वो है परिवारों को शुद्ध ब्याज प्राप्ति। परिवारों को शुद्ध ब्याज प्राप्ति ये क्या है, अपन लोग लोन देते हैं और लोन लेते भी हैं, है ना। सरकार को राष्ट्र मतलब जो सरकार है उसको लोन देते भी है, मतलब जो बैंक वगैरह में अपन पैसे जमा करवाते हैं या सरकारी बॉन्ड परचेज करते हैं, तो अपन लोन देते हैं उस पर ब्याज मिलता है और लोन लेते हैं उस पर ब्याज देते हैं। तो जो ब्याज अपने को मिला एक साल में, उसमें से जो ब्याज अपन ने दिया उसको घटा दिया, शेष अपने पास जो बचेगा वो अपने परिवारों के पास रह जाएगा, तो वो है परिवारों को शुद्ध ब्याज प्राप्ति। एक बात तो ये ध्यान दें कि राष्ट्रीय आय की ये जो टोटल अवधारणाएं हैं, इनका अध्ययन 1 वर्ष के आधार पर होता है। कितने वर्ष के आधार पर, 1 वर्ष के आधार पर। ये नहीं एक एक दिन का नहीं जोड़ेंगे, 1 वर्ष की गणना होती है। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो है कितने टाइम से है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। आपने मार्च में सुना होगा सबसे क्लोजिंग का टाइम है, क्लोजिंग का टाइम है। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है कि जो फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष है उसका अंत, हिसाब किताब है वो 31 मार्च तक 1 साल का कंप्लीट चाहिए। 1 अप्रैल से नए खाते स्टार्ट होते हैं, जो कंपनियां हैं, बिजनेस है उनमें। तो वित्तीय वर्ष मतलब एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उनको ही शामिल करते हैं राष्ट्रीय आय में। अब इस मैटर को मैं नोट्स वाली जो लैंग्वेज है वो आपको बता रहा हूँ, और साथ में आपको नोट्स की जो कॉपी है वो भी लगा रहा हूँ, सो आप उस कॉपी को भी देख लें। सो देखिए राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य नागरिकों की 1 वर्ष की अर्जित आयों का योग होती है। ठीक है, एक देश में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादन की गणना करते हैं तो उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का साधन लागत पर, मैंने आपको बताया था एनएनपी फैक्टर कॉस्ट वाली, वो राष्ट्रीय आय होती है। तो जो राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं वो साधन लागत पर करते हैं। साधन लागत पर क्यों करते हैं, क्योंकि वास्तव में जो उत्पादन होता है वो तो फैक्ट्री से निकला माल है, उसी की गणना होगी, क्योंकि मार्केट में जो माल मिलता है उसमें तो टैक्स शामिल होते हैं, इसलिए टैक्स वाला उत्पादन शामिल नहीं करते हैं। साधन लागत पर निवल यानी शुद्ध मौद्रिक योग यानी मूल्य ह्रास भी शामिल नहीं करते हैं। निवल मौद्रिक योग जिसमें विदेशों से अपन जो कितनी कमाई करते हैं शुद्ध साधन आय है उसको भी शामिल करते हैं, उसे ही उस देश की क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब परिभाषाएं हैं वो उत्पादन के आधार पर मार्शल ने, मुद्रा के आधार पर पिगू ने, उपभोग के आधार पर फीसल ने। ये बता ही दिया था मैंने आपको। राष्ट्रीय आय की आधुनिक परिभाषा साइमन कुजनेट्स द्वारा दी गई है। अब राष्ट्रीय आय की विशेषताएं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिभाषा प्लस विशेषताएं। 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है या 6 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। विशेषताएं क्या हैं, राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश की अर्थव्यवस्था से होता है। मतलब राष्ट्रीय आय एक देश की होती है, कोई एक राज्य की नहीं होती है या सब देशों की नहीं होती है। राष्ट्रीय आय के मापन की अवधि सामान्यतः 1 वर्ष होती है, 1 वर्ष का माप होता है। राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों की अर्जित आय होती है, इसमें गैर निवासियों की आय को शामिल नहीं करते। मतलब राष्ट्रीय आय में अपने देश के नागरिकों की आय ही शामिल होगी, विदेशी लोगों की आय शामिल नहीं करते हैं। दोहरी गणना से बचने के लिए राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल करते हैं। राष्ट्रीय आय में मूल्य ह्रास शामिल नहीं होता है। राष्ट्रीय आय की गणना संबंधित देश की मुद्रा में व्यक्त की जाती है। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह अवधारणा होती है। ये सारी विशेषताएं मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, सब की सब कल वापस रिपीट कर दूंगा। मैं नोट्स की कॉपी लगा रहा हूँ साथ में, वो आप देख लेना। बाकी आज इतना ही करते हैं।